अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, पीछे वाले में से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। तो आगे चलो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, जो आज हमने स्टार्ट करना है, आपका सिलेबस रेफरेंस 2 बनता है बिजनेस एनालिसिस में जनाब। आपके पास यहाँ पे आज अभी आपका, क्योंकि कोर्स ये चेंज हुआ था, ये वो एरिया है जिसको अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं किया। वरना ये वो एरिया है कि ये जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, ये पोर्शन ये बड़े ह्यूज मार्क्स का होता है। ये हम आई कैप में ना, सीए में बी एम बी एस कैप 4 होता था सब्जेक्ट, तो उसके अंदर ये पोर्शन होता था। तो वहां पे इसमें से बड़े ह्यूज मार्क्स का पेपर आता होता था। तो आने वाले दिनों में जाहिर बात है, अगर आपका ये एरिया, मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर 1 साल या 1.5 साल हुआ इस कोर्स को लॉन्च कराए हुए, तो अभी कुछ एरियाज हैं ऐसे जो कि उसने कवर नहीं किए हुए। तो ये एक चीज याद रखें कि जो भी बंदा पेपर बनाए, जिस बंदे को कोर्स का पता है कि अच्छा ये कोर्स इसका ये होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आपके मैनेजमेंट के लिहाज से। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, पहले एक चीज देखें। हमने पीछे लेक्चर में एक बात की थी कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से ट्रांजैक्शंस पहले जिस तरह टिपिकली ट्रेडिशनली परफॉर्म होती थी, वो चेंज हो गए। और अब मसला ये बना, कंपनीज को बहुत ह्यूज डेटा अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। अब ये जो डेटा के इतने ज्यादा इंडक्शन हो रही है किसी भी कंपनी में, हमने पीछे बात की थी उस डेटा की सिक्योरिटी, उस डेटा की प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फिर इस डेटा से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तो फिर उसको डिसीजन मेकिंग में जिस तरह से यूज करना। ऑर्गेनाइजेशन में ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन होती थी सेंट्रलाइज्ड बेसिस के ऊपर। सेंट्रलाइज्ड में मतलब ये है कि एक कॉमन एक मशीन होती थी, या कंप्यूटर की आप बात कर लें, तो सारे के सारे फंक्शंस उस एक मशीन से परफॉर्म हो रहे थे। अब मॉडर्न वर्क प्लेस जो है, वो डिसेंट्रलाइज्ड फिनोमिना यूज करती है। हर बंदे का अपना इंडिविजुअल पीसी, उसका प्रिंटर, बाकी डिवाइसेस अलग अलग। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन ज्यादा हुई, डेटा का इंडक्शन कंपनी के अंदर ज्यादा हुआ, तो फिर कंपनी ने एक चीज ये सोची कि हम क्यों ना एक स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी अप्लाई करें होल ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक ऐसी प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए कंपनी में जहां पे डेटा को स्टोर किया जा सके, और उसी कॉमन प्लेस से सारे के सारे लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। एक कॉमन लोकेशन है इसमें। अच्छा, सर्वर्स का कॉन्सेप्ट आया, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया। थ्रू वन वायर हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया, आपस में लिंक अप कर दिया। अच्छा, अब इसमें डेटाबेस का बड़ा मेन रोल। हम कुछ भी बात करें इसके बाद हमने, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ने हैं, बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, वो किस चीज का, डेटाबेस का।
डेटाबेस बेसिकली क्या है? वो एक ऐसी कॉमन प्लेस, वो एक ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा में हेल्प करेगा। नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिकली हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या है? सॉफ्ट फॉर्म में। ये नहीं कि हमने प्रिंट लिया और वो कॉपीज हमने फाइल्स में लगा ली और स्टोर कर, नो, कहता है इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करना, सॉफ्ट फॉर्म में। और डेटा की मैनिपुलेशन, जिस हिसाब से आप डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जहां पे यूज करना चाहते हैं, वो वैसे किया जा सके। अच्छा, अब डेटाबेस आपको हेल्प किस चीज में करता है? नंबर वन, डेटा को आप लॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं। अब ये ग्रुपिंग किसी चीज के भी अकॉर्डिंगली है। सबसे पहले तो बिजनेस फंक्शंस के हिसाब से ग्रुपिंग होगी ना, कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, सबका अलग है। अच्छा, अब ये जो लॉजिकल ग्रुपिंग हम बनाएंगे, फिर इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स, स्पेसिस, इंडेक्सेस, टेबल्स, फॉर्म्स, ये जनरेट किए जाते हैं। किस वजह से होता है? वो आप लोग कोर्स पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स का, उसमें सबसे पहला चैप्टर कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का होता है। अब वो कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का काम क्या होता है कि डेटा को बेसिकली हमने या तो टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है या ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। किस वजह से किया जाता है? नंबर वन, डेटा को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए, और उसकी बेसिस पे ताकि डिसीजन मेकिंग इजी हो सके। अब डेटाबेस की एग्जांपल लें, जिस तरह से आप बात करें, ये टेलीफोन डायरेक्टरी भी एक डेटाबेस की एग्जांपल है। फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारा कुछ होता है, बकायदा कॉलम्स बने हुए होते हैं, फील्ड्स होती हैं, सारा कुछ है। फिर यूं ही सेक्टर वाइज बाकी सारा कुछ, टाउन वाइज सब कुछ उसके अंदर की हुआ है। इसी तरह से कस्टमर डेटा बेसिस होता है। कस्टमर से रेलेवेंट जितनी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी उसमें। टाइप्स क्या है डेटाबेस की? अच्छा, कुछ ऑथर्स का मानना है 8 होती हैं, कुछ का मानना 10 का है, कुछ का मानना 12 का है, मुख्तलिफ है। अच्छा, मैंने वो सारी की सारी कंबाइन करके डाल दी। जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है ना, वो कहता है कि 13 टाइप्स होती हैं और 2 इसके अंदर इसकी सब टाइप्स होती हैं। बहरहाल वो भी टाइप्स ही है, बट असल में ये 2 जो अलग है, 14 एंड 15, ये कहते हैं 2 के बाकी सिस्टम्स के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। दैट्स वाई इसको सब डेटाबेस बोलते हैं। तो ये भी यानी कि आप लिखें तो ये 100% आपका, जिस मर्जी बुक को फॉलो करें, जिस मर्जी जगह से करें, 100% ये कवरेज हो जाएगी। सबसे पहला डेटाबेस कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अच्छा, ये बेसिकली एक कॉमन डेटाबेस है जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाया जाता है, मोस्टली कॉमन। क्या कि एक कॉमन प्लेस के ऊपर सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और फिर आगे उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप अगर अगर बात करें, जिस तरह स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन से रेलेवेंट डेटा, इनकम से रेलेवेंट डेटा, इकोनॉमिक फैक्टर से रेलेवेंट डेटा, अब एक कॉमन है, वो फर्दर आगे आप उसको डील कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन
प्लेस जहां पे डेटा को कलेक्ट स्टोर किया जा रहा है सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और आगे उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके मॉड्यूल्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये तो कॉमन है, पहला स्टेप बेसिक। जो भी डेटाबेस बनेगा वो याद रखें अपनी इनिशियल फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सेकंड इज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली कौन सा है कि बेसिकली डेटाबेस का रिलेशनशिप आप डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और आज की डेट के अंदर मोस्ट पॉपुलर फिनोमिना जो आपको मॉडर्न नजर आएगा डेटाबेस कॉन्सेप्ट के अंदर वो ये रिलेशनल डेटाबेस के। टेबल्स वगैरह बने होंगे, फॉर्म्स बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखें, जब आप ये किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाते हैं, वहां पे वो बार कोड के थ्रू उन सारी चीजों को क्या कर रहा होता है, स्कैन करता है। उसमें ना वो टेबल बना आता है आपके पास, सीरियल नंबर, उस आर्टिकल का नेम, देन उसकी क्वांटिटी, डिस्काउंट या टैक्स जो भी लिखा हो, और साथ ही साथ प्राइस आ जाती है। इसी तरह बैक एंड पे अब ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, बेसिकली इसी की एग्जांपल। इसमें माई एसक्यूएल, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स नाम है जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज याद रखें, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है ना, ये किसी भी जो भी कंपनी डेटाबेसेस डेवलप करते हैं, ओरेकल है, एसक्यूएल है, कोई भी है, याद रखें वो कि सबसे पहले उसकी इनिशियल फॉर्म क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड लेवल क्या हो जाता है, रिलेशनल बनाना है या आगे बाकी किसकी तरफ जाना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। कहता है ये वो डेटाबेस है जो कि हर टाइप के डेटा को स्टोर करने में हेल्प देता है। अच्छा, अब ये एडिशनल फीचर, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सिस्टम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, नो। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर फर्दर फीचर ऐड किया जाता है। लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डेटा रीड करा लें, इसको एक्सेल से डेटा रीड करा लें, किसी भी टाइप का डेटा ये रीड कर सकते हैं। तो कहता है इसमें, क्योंकि ईच एंड एवरी फाइल वो कहता है एज ए ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करें ना, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट की ऑप्शन होती है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, पावर पॉइंट करना चाहते हैं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या है। अब ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना जो कि जिस भी फाइल फॉर्मेट के अंदर है, उसके अपने की एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा, इस डेटाबेस का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, उसने वो उस डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स के साथ मिक्स करने होते हैं, ताकि वो उसको डेटा को कैप्चर कर सके, रीड कर सके। तो भी एसक्यूएल इसकी एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद नंबर 4 आपके पास है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन पे आप ये इंस्टॉल करें, वहां पे सारा डेटा स्टोर हो, कलेक्ट हो, और डिफरेंट यूजर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स
इसको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपका पिफा का, आप लोग पेपर वगैरह वहां से सिलेक्ट करते हैं, बाकी रिजल्ट आपका अपलोड हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहां के लिए सारा कुछ, जिस तरह ये आजकल पोर्टल्स बन गया आवाम के लिए। किसी भी रिमोट लोकेशन से, कहीं से भी आप जहां से मर्जी चाहें, अगर उसका सर्वर ऑनलाइन है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी चीज स्टोर है, डेटा स्टोर है, आपकी एक्सेस उस तक हर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है। उसके बाद है ओपन सोर्स डेटाबेस। कहते हैं ये वो डेटाबेस है जो कि ऑपरेशन से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। अच्छा, ऑपरेशंस का क्या मतलब, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के डेली बेसिस के, रूटीन बेसिस के जो टास्क होते हैं, मार्केटिंग, एम्प्लॉयज रिलेशन, एचआर, कस्टमर सर्विसेज, और यहाँ तक के अकाउंट्स में जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, डे बुक्स जो हैं, ये। नंबर 6 कहता है कौन सी टाइप है आपके पास, क्लाउड डेटाबेस। अच्छा, क्लाउड डेटाबेस कौन सा डेटाबेस है, ये पीछे हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर क्लाउड क्लाउड अकाउंटिंग पढ़ी थी, बेसिकली समझ लें उसी का वेरिएंट। क्या है कि डिफरेंट स्टोरेज डेटाबेसेस आपको अवेलेबल हैं। आप उस सर्विस को एक्वायर करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस स्टोरेज की, उसकी कैपेसिटी के लिए, बैंडविड्थ के लिए आप पे करते हैं। तो किसी भी लोकेशन से आप कोई भी चीज अपनी उस पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सारी इसकी एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेटा वेयर हाउसेस। ये एक ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऐसा डेटाबेस है, इसका भी बेसिक एम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, मैनिपुलेट करना। बट इसमें एक एडिशनल जो चीज होती है जो बाकी सब में नहीं होती ना, वो क्या है कि इसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डिसीजन मेकिंग है ये मैंने आपने नहीं करनी, ये सॉफ्टवेयर आपको डिसीजन लेके खुद बताएगा कि भाई ये स्टेप आपने लेना है। वैसे तो सारों के सारों के अंदर इन डेटा आपने इंफॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट करके, अब वो बंदा सोच रहा है रिपोर्ट्स पढ़ के सारा कुछ खुद रिपोर्ट बनाएगा उस डेटा पे, या ये डेटाबेस कैपेबल है रिपोर्ट जनरेशन। हिस्टोरिकल और कम्यूटेटिव डेटा इसके अंदर यूज कर सकते हैं आप, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से ये डेटा को रीड करता है, स्टोर करता है। बेसिकली जो एक टिपिकल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिसमें रिपोर्टिंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, उनके अंदर ये यूज किए जाते हैं। एक टाइप है नो एसक्यूएल डेटाबेस। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना बिग डेटा का कॉन्सेप्ट, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस वहीं पे यूज होगी जहां पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज हो। अच्छा, ये नो एसक्यूएल खुद कुछ नहीं, ये विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस काम करेगा। अगर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा डेटा हो गया तो फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, या कुछ ऐसे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हैं
कि जो कि नो एसक्यूएल फिर आपको उसके अंदर कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर इसमें आप मॉड्यूल ऐड कर लें साथ ही रिलेशनल का, तो ये तो फिर बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। बात होती है हर चीज अवेलेबल होती है मार्केट में, बट क्या वो आपके बजट के अंदर है? तो ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपना बजट देखना ना। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स तो वो कितने भी ऐड कर सकता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। जो कंपनीज, अब दो तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे ना, एक होते हैं कस्टमाइज्ड और एक क्या होते हैं टेलर्ड या ऑफ द शेल्फ, या जिसको आप बेस्ट पॉक भी बोलते हैं, जो कि कंपनीज की नीड के अकॉर्डिंगली कंपनीज खुद डिजाइन करवाती हैं अपने लिए स्पेसिफिक। और बाकी क्या होते हैं जो कि आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे। अब जिस तरह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसमें कस्टमाइज आपके लिए नहीं है, आप नहीं अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करवा सकते। तो जो फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ने दिए, आपको वो ही यूज करने पड़ेंगे। तो ये नो एसक्यूएल बड़ा एफिशिएंट होता है एनालाइजिंग, अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो और उसमें वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो, तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट डेटाबेस आपके पास है ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस। नाम से ही जाहिर है ग्राफ ओरिएंटेड है। ऐसा डेटाबेस बेसिकली जो कि ग्राफ थ्योरी को स्टोर करने में, मैप करने में, क्यूरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के अंदर यूज होता है। ऐसा डेटाबेस जो कि इंटर कनेक्शंस एस्टेब्लिश करे डेटा की माइनिंग के लिए। आप कस्टमर्स का डालना चाहते हैं कि सोशल मीडिया एप्स के ऊपर क्या यूजेज जा रहा है, या ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसका एक मेंबर भी हूँ। वो क्या करते हैं, वो फेसबुक पे मार्केटिंग जब अपने एड्स वगैरह पोस्ट करते हैं ना, तो वहाँ के डायरेक्टर्स को बेसिकली ये होता है कि अगर हम मार्केटिंग पे इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारा ऐड देखते हैं, या ये उनका इंटरेस्ट क्या होता है, ये। तो ये डेटाबेस उन्होंने किया हुआ है इंस्टॉल। वहाँ पे बेसिकली यही मीडिया, सोशल मीडिया ऐप से ना डेटा कैप्चर किया जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या ये अब कोई बंदा आएगा, वो उसको लाइक डिसलाइक या जो भी करेगा, क्वेश्चनियर गिवन है, वहां से डेटा आ रहा है। तो बड़ा यूजफुल है। हर चीज आपको इंटरकनेक्टेड नजर आए, लिंक नजर आए। उसके बाद है ओ एल टी पी डेटाबेस। ओ एल टी पी बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में फास्ट है, और क्यूरी प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, ये क्यूरी और ये क्या होता है, फॉर्म क्यूरी है ये। आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, लाइक ये जिस तरह अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर होते हैं, कोड्स आप डालते हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। जहाँ पे बड़ी मल्टी एक्सेस इन्वायरमेंट हो ना, उसके अंदर ये ओ एल टी पी डेटा बेसिस यूज़ किए जाते हैं। मतलब जहाँ पे डेटा की नेचर एक टाइप की नहीं, बड़ा मल्टी डायमेंशनल डेटा इकट्ठा होता है। उसके बाद पर्सनल डेटा बेसिस है। बेसिकली पर्सनल डेटा बेसिस आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में ही होते हैं, जो कि स्मॉल डेटा को इजीली मैनेजेबल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या किसी भी कंपनी के अंदर सेम डिपार्टमेंट के लोग यूज़ करें, या स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी मॉडल डेटाबेस। ये भी एक डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो कि मल्टीपल डेटा मॉडल्स को इंटीग्रेट करता है।
डेटा को ऑर्गेनाइज अरेंज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ये मल्टी डायमेंशनल है बेसिकली कह रहे हैं। उसके बाद 13 डॉक्यूमेंट या जैसन डेटाबेस, ये डॉक्यूमेंटेड ओरिएंटेड डेटाबेस, डॉक्यूमेंट कलेक्शंस, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स जैसे एक्सएमएल है, एक्सटीएमएल होता है, जेएसएन का फॉर्मेट अपना है, बेसन का अपना है, ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। अच्छा, बाकियों में डेटा इनपुट होता है, यहाँ पे फाइल्स रिकॉर्ड करेगा। इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे एक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें पीडीएफ में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट फॉर्मेट में, यूं ये फाइल को रीड करता है। उसके बाद हेरारिकल डेटाबेस। अच्छा, ये वो डेटाबेस है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो पेरेंट चाइल्ड फिनोमिना पे करते हैं। एक ट्री होता है, उसकी डिफरेंट नोड्स ब्रांचेस होती हैं। अब जाहिर बात है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस तो एक होगा ना, अब आपने उसके साथ लिंक किया होगा मार्केटिंग को, फाइनेंस को, एचआर को, बाकियों। विंडोज एक्सपी कहता है इसकी एग्जांपल है। ये जो बेसिकली विंडोज एक्सपी के अंदर ये जो लाइब्रेरीज बनी होती थी ना, अभी भी ये आपके सारे मिलती हैं, यानी कि बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वीडियोस, ऑडियो, ये। या जब आप आईडीएम इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा ना वो अपनी लाइब्रेरी जनरेट करके देते थे आपको। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट तो वो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाएगा, अगर आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं उसके अंदर जाएगा। ये नेक्स्ट इज नेटवर्क डेटाबेस। ये वो डेटाबेस है जो कि सपोर्ट करता है मैनी टू मैनी रिलेशंस को। बड़ा कम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, एक सर्वर वो कितने टाइप का डेटा स्टोर कर रहा होता है, कितने टाइप का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। ये हम रिलेशनशिप में बिजनेस की लैंग्वेज में यूज करते हैं मैनी टू मैनी। इसको M2M भी बोला जाता है, B2B भी है, M2B भी है। मार्केटिंग की टिपिकल लैंग्वेज। तो मैनी टू मैनी में इसमें कस्टमर भी हो सकता है, सेलर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यूजर। आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो कि डेटा बेसिस से ही आगे फर्दर इमर्ज होता है, डेटा मॉडल। डेटा बेसिस में डेटा स्टोर हो जाता है, सारा कुछ होता है। उसके बाद बेसिकली किस चीज को अप्लाई किया जाता है, डेटा मॉडल। हमने ऊपर देखा था एक ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं बेसिक। अब कहते हैं डेटा मॉडलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं और उसका रिलेशनशिप देखते हैं विद अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारी डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए ये जिस टाइप का डेटा हम चाहते हैं, या जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है,
तो ये हम वो डेटा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंगली देख के, तो ये डेटा मॉडलिंग आपको वो हेल्प प्रोवाइड करता है कि आप डेटाबेस को स्टोर किस फिनोमिना के ऊपर कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर। वो कहता है डेटा मॉडलिंग बेसिकली इसका मेन फोकस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का डेटा रिक्वायर्ड है, डेटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। ये ऑपरेशन तो बात की बात है ना, हम करेंगे क्या इस डेटा को, बाकी सारी चीजें प्रोसेसिंग या ये वो बात की बात है। बट पहले ये रिक्वायरमेंट तो अंडरस्टैंड कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन को डेटा किस टाइप का सूट करता है। अब बेशक हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा से काम है बट हम अनस्ट्रक्चर्ड कलेक्ट कर रहे हैं, वो तो गलत हो गया ना। उसके बाद डेटा मॉडल क्या है। आज की डेट में कोई भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट करती है, कुछ भी चीज़ होती है ना, सबसे पहले उसका इनिशियल मॉडल डेवलप किया जाता है। मॉडल बेसिकली क्या होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एक चीज जिस तरह बिल्डिंग्स बनती हैं या ये, तो वो आप मूवीज वगैरह उसमें ड्रामास में देखते हैं, वो बिल्डिंग वो बनी हुई है आपके सामने, वो एक उसका मॉडल अब्स्ट्रैक्ट वो खड़ा किया होता है। ये यही चीज, ये मॉडल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। वैसे तो ये हर चीज में, इंजीनियरिंग साइंसेज में भी यूज होता है, बाकी बिजनेस में भी यूज होता है। ये जिस तरह से आप प्रोडक्शन लाइन पे असेंबली लाइन स्टैब्लिश करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसका मॉडल इस्टेब्लिश किया जाता है। हर फील्ड में यहाँ पे भी है। बट इन द फील्ड ऑफ आईटी अगर हम बात करें, या डेटा बेसिस में डेटा मॉडल का काम क्या होता है, जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट होता है उससे रेलेवेंट हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा मॉडल इस्टेब्लिश करते हैं। डेटा फ्लो के बारे में आपको बताएगा, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा, फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसका कैसे हो। बेसिकली आप डेटा को स्टोर किस तरह कर सकते हैं कंप्यूटर। कि डेटा स्टोरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग ने तो बाद में, स्टोरिंग के बाद परफॉर्म होना ना, तो प्रोसेसिंग तो खुद ब खुद वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी अगर बेसिकली हमने डेटा को एफिशिएंट मैनर के अंदर स्टोर किया होगा, तो फर्दर उससे जो भी हम पर्पसेस अचीव करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अब कहते हैं डेटा मॉडल के बेसिकली दो फंडामेंटल एलिमेंट्स मेन हैं, तो ज्यादा हैं चार, बट कहते हैं दो मेन फंडामेंटल एलिमेंट्स। वो कौन से। नंबर वन, अच्छा आपके यहाँ ना उसने कोर्स में बेसिकली मेंशन ये किया है डेटा मॉडल, बट जब इस टॉपिक को वो आगे आगे फर्दर करता है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहा है सिलेबस आपकी ग्रिड के अंदर, तो उसने बेसिकली ये डेटा ऑब्जेक्ट और ये इसका आगे लिखा हुआ था, तो ये मैंने इसलिए डाल दिया था, वरना मेन में सिर्फ डेटा मॉडल ही है। तो मैंने कहा खुदा ना हास्ता कहीं वो दे ना दे पेपर में, छोड़नी कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, तो डेटा ऑब्जेक्ट क्या है। डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, लोकेशन रीजन ऑफ स्टोरेज, या बेसिकली हम क्या कहते हैं इसको, वो कॉमन प्लेस ऑफ स्टोरेज जिसके अंदर हमने किसी भी फाइल को स्टोर करना। एक सिंगल, मल्टीपल या ग्रुप की बात करें, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके स्पेक्स, करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी हर फाइल की अलग होती है। वर्ड में कुछ और होते हैं करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स, और ये एक्सेल किसी और चीज के लिए, अगर मैंने जारी बात है रिपोर्ट्स लिखनी है या ये, तो वो पक्की बात है रिपोर्ट्स आपको किस फॉर्मेट में मिलेंगी, लेटर्स किस फॉर्मेट में मिलेंगी।
ये नोटिस किस फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे, मेमोस किस फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सेल, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज, उसके डिस्क्रिप्टर वो अलग अलग। तो ये तो नेचर के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे डेटाबेस में व्हीकल का, या डेटा व्हीकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहते हैं बेसिकली व्हीकल क्या है, बेसिकली एक डेटा ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या डेटा की हेल्प से। अब वो कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स इसमें देखें, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एंट्रीज की बात करें, प्रिंटर, यूजर, स्पीकर, कीबोर्ड, ये कुछ भी हो सकता है, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, सिग्नल्स, इवेंट्स, अलार्म्स, टेलीफोन कॉल्स। सेल्स डेटाबेस में बात करें तो कस्टमर का रिकॉर्ड, स्टोर आइटम, सेल्स। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की बात करें, डिपार्टमेंट्स की बात करें, डिवीजन, ये प्लेसेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर, वर्कशॉप, स्ट्रक्चर्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आ जाती है इसके। उसके बाद है, जब ये डेटा मॉडल आप डिफाइन कर लें, उसके बाद आपने क्या करना होता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है। अब ये रिलेशनशिप क्या है बेसिकली, कि आपने इंटर रिलेशनशिप बेसिकली डिफाइन करना है बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट एंड एंटिटीज। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्केटिंग की लैंग्वेज में या बिजनेस की लैंग्वेज में, कॉमर्स की लैंग्वेज में हम डिफरेंट रिलेशन बोलते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ये होगा। अब ये देखें, जिस तरह उसने टॉय और शॉपकीपर का आपस में रिलेशनशिप होता है, ये क्या है, कहता है शॉपकीपर ऑर्डर टॉयज, जैसी बात है कहीं से परचेज करेगा तो आगे रीसेल करेगा ना, खुद तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, शॉपकीपर है। फिर शॉपकीपर सेल टॉयज। अब यहाँ पे पहले वाले में शॉपकीपर का रिलेशनशिप है मैन्युफैक्चरर से, यहाँ पे शॉपकीपर का रिलेशनशिप है विद कस्टमर, सेल्स। यहाँ पे आपका किसका कॉन्सेप्ट था, पहले वाले में परचेजेस, तीसरे वाले में क्या कहते हैं, शॉपकीपर शोज टॉयज, सारी बात है वो लगाता है ना डिस्प्ले, स्टॉक करेगा टॉयज फॉर फ्यूचर सेलिंग पर्पज। ये सारे रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में स्टैब्लिश हो सकते हैं। अब जिस तरह ऑनलाइन सेलिंग जो है, कई लोग दराज वगैरह पे कर रहे हैं, ये उनकी फिजिकल कोई ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, तो वहां पे तो किसी किस्म का ये नहीं है ना डिस्प्ले या ये, वो यस स्टॉक करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेज होता है वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मॉडल, इन मॉडल्स को एस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या करेक्टरिस्टिक या कौन से ऐसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जिनको ये एड्रेस करते हैं। कहते हैं गुड मॉडल में बेसिकली होते हैं कि जो ब्रॉड इफेक्ट्स होते हैं या ब्रॉड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये उनको अपने अंदर इमर्ज करता है, जो माइनर एलिमेंट्स या जो कि नॉट रेलेवेंट मॉड्यूल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। अब कहता है
ये जो मॉडल है मे बी स्ट्रक्चरल हो, नॉन स्ट्रक्चरल भी होते हैं, बट मोस्टली मॉडल्स बनाए एस्टेब्लिश किस लिए किए जाते हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म को एस्टेब्लिश क्यों, ताकि यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्डाइजेशन हो। क्यों डेवलप किया जाता है, ताकि हम सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, बेटर मैनर में अंडरस्टैंड कर सकें। अब मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं विजुलाइज करने में सिस्टम के, क्या हम चाहते क्या हैं इस सिस्टम से, ये दिखना कैसे चाहिए, होना क्या चाहिए। फिर मॉडल्स परमिट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या बिहेवियर्स को, टेम्पलेट के तौर पे होते हैं ना। अब ये बिजनेस टेम्पलेट्स या ये आप वर्ड में देखें, वो पहले से फॉर्मेट बने होते हैं आपको हेल्प, ताकि आपका टाइम सेव हो, कॉस्ट सेव हो। ये भी टेम्पलेट ही होती है तो। फिर ये हमारे डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करते हैं कि हम क्या चीज चाह रहे हैं, आउटकम कैसा है। बेसिकली एक बेटर विजुअलाइजेशन प्लान है जो कि कोई भी कंपनी कंसीडर कर रही होती है, देख रही है, ताकि वो जब डेटाबेस सिस्टम ये डेवलप करने लगे तो वो क्या हो, राइट, सूट करता है। कहता है रोल क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, विदाउट डेटाबेस आज की डेट में ये सारी डेटा हैंडलिंग, डेटा मैनेजिंग, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटाबेस एज ए इंटरमीडियरी के तौर पे यूज होता है बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। यूजर जारी बात है ऑर्गेनाइजेशन है, दरमियान में डेटाबेस और आगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जो भी यूजर है डेटाबेस का, उसको बेसिकली बड़ा इंटीग्रेटेड कम्प्रीहेंसिव व्यू देता है, ट्रांसलेट करता है एप्लीकेशन, मतलब फाइल फॉर्मेट्स, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस बड़े इजीली फुलफिल हो जाए। अच्छा, अब ये लोगों को नहीं पता होता कि ये डेटाबेसेस इस्टेब्लिश करना या ये कितना कम्प्लेक्स होता है। हमें तो वो चीज नजर आती है, हम तो टेक्नोलॉजी के साथ एक फ्रेज यूज करते थे, यूजर फ्रेंडली। अब वो यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, हर कॉमन ले मैन उसको यूज कर सकता है, उसको इजी टू अंडरस्टैंड है सारी चीजें। जैसे iOS या हम बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड ज्यादा यूजर फ्रेंडली, क्योंकि कोई भी कॉमन लेमैन उसको आसानी से यूज कर ले। फिर कई टाइप की डेटा एप्लीकेशन, ये सारा मल्टीपल सोर्सेस है, आपके पास एक सिंगल इंटरफेस के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। होता क्या क्या, इसका मेन बेनिफिट या मेन रोल क्या आ रहा है कंपनी को, डेटा की जो एक्सेस है विद इन कंपनी वो ज़्यादा इन्हांस होगी। अपडेट कर सकते हैं आप डेटा को, डिलीट कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर, अननेसेसरी डेटा इजीली एक्सेस है, इंटीग्रेटेड है, हर चीज़ एक कॉमन लोकेशन के ऊपर। फिर डेटा का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा स्ट्रांगली एस्टेब्लिश होगा, डिफरेंट डेटा सेट्स को आप रिलेट कर देते हैं विद अदर, एक्सेल का डेटा आप मर्ज कर लेते हैं दूसरे फाइल फॉर्मेट, सिस्टमेटिक और सिंपल वे में इजीली आप ये रिलेशनशिप मैनेज कर लेते हैं। आज देखिए ना, आप वर्ड में काम कर रहे होते हैं, बट आप उसको सेव करने के लिए पीडीएफ फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं पीडीएफ में, कितना आसान हो गया। पहले तो ऐसे नहीं होता था ना। फिर डेटा सिक्योरिटी बड़े इजीली होगी,
अच्छा, बट एक चीज है, सिक्योरिटी इस वजह से इजी हुई है क्योंकि एक सेंटर है ये, इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा इजी है। बट एक चीज का रिस्क है, वो ये है कि जितने ज्यादा लोग इसको एक्सेस करेंगे तो सिक्योरिटी रिस्क और थ्रेट उतना ज्यादा होता है। लोग बहुत पैसा टाइम इन्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर, इसको सिक्योर बनाने, ताकि इससे डिजायर्ड आउटकम वो अचीव कर सके। बड़ी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज की जाती है इसके लिए। हर बंदा ऑपरेट भी नहीं कर सकता इसे। जिन लोगों को दी होगी ऑथराइजेशन एक्सेस, उनका पासवर्ड बाकी सारी कुछ उनके ऊपर फिर नजर भी रखी जाए। मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व तो नहीं है ये लोग, क्या है। कहता है फंक्शंस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्गेनाइज करता है डेटा, स्ट्रक्चर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या एप्लीकेशन की सूटेबिलिटी के हिसाब से। इंटीग्रेट करेगा डेटा, डिफरेंट फील्ड्स को, फॉर्म्स को आपस में इंटर रिलेट लिंक कर देगा डिफरेंट एलिमेंट्स, सेपरेट करेगा, फिल्टर करेगा, डिफरेंट इनपुट आउटपुट लॉजिकल ग्रुपिंग्स, रिकॉर्ड्स को ब्लॉक अनब्लॉक करना, चेंज कमांड्स, क्योंकि हर प्रोग्राम की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वो लिखा गया है। तो वो जारी बात है उसी तरह के फॉर्मेट को रीड करेगा जो कि उसको सपोर्ट करता हो। हर सिस्टम हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ये लिमिटेशन है हर सिस्टम। जो है जो सपोर्ट करते हैं वो फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। रिट्रीव करेगा डेटा को, जो स्टोर किया डेटा उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे डेटाबेस किस तरह से, सीरियली भी, सिक्वेंशली भी, रैंडमली भी, की के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से, स्ट्रक्चरल लिंक्स के थ्रू किसी भी तरह से एक्सेस किया जा सकता। फिर कहता है प्रोटेक्ट करेगा डेटा को प्राइवेसी सिक्योरिटी की वजह से और एक जगह पे होने की वजह से। अनऑथराइज यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई फिजिकल डैमेज भी बड़ा डिफिकल्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम या ये फेलियर भी बड़े ये होते हैं, इसके लिए फिर ये बैकअप जनरेट करके रखते हैं, फिर इसको क्योंकि साथ साथ अपडेट किया जाता है, तो वो जो वायरस और बाकी सारे थ्रेट होते हैं वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। जी जनाब, ये यहाँ तक एक पोर्शन था, ये एंड हुआ। पूछें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो पूछ। ऑल इज वेल। गुड है जी। 5 मिनट ब्रेक कर लें, मैं भी पानी पी लूँ, गला खुश्क हो गया, गर्मियाँ स्टार्ट है। आप लोग भी पानी पी लो, 5 मिनट। सर नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ही पढ़ लें, मैं बल्कि 10 मिनट ब्रेक दे देता हूँ, मैंने भी वही, मैं असल में यही कहना चाह रहा था। ओके सर। ठीक है ठीक है, 10 मिनट 10 मिनट।
चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सलमान ने एक क्वेश्चन किया, सर कहता है कि काइंडली ये रिपीट कर दें, नो एसक्यूएल ना। अच्छा देखो सलमान, बेसिकली नो एसक्यूएल भी एक डेटाबेस है। सिर्फ फर्क पता क्या है, हर डेटाबेस की कुछ ना लिमिटेशन होती है। अच्छा, अब इस डेटाबेस बेस की बेसिकली एक जो एडवांटेज है जिसकी वजह से ये यूज किया जाता है वो ये किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हम ज्यादा लार्ज डेटा को क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ये कहता है बेसिकली कि जब हमें डेटा ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता जाए तो कहता है बिग डेटा से रेलेवेंट फिर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं जो कि ट्रेडिशनल डेटा बेसिस से रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो कहता है उस केस के अंदर हम क्या करें कि अगर हम रिलेशनल डेटाबेस को इसके अंदर इमर्ज कर लें, किसको, रिलेशनल डेटाबेस को। तो वो कहता है कि अगर नो एसक्यूएल सपोर्ट दे आपको किसकी, रिलेशनल डेटाबेस की भी साथ, तो कहता है ये जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि किसी भी बिग डेटा को फेस करनी पड़ती हैं, कहता है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है इस तरह के सिस्टम को यूज करना, क्योंकि वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर एक और फर्क जो है वो ये है कि इनमें से कोई ना कोई डेटा बेसिस स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करता है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करता है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड। तो कहता है ये बेसिकली डेटाबेस जो है 100% किसके लिए है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की फैसिलिटेशन के लिए। इसके हेल्प से यानी कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इसके अंदर स्टोर, मैनिपुलेट और ये इस पे काम कर सकते हैं। तो ये है जनाब आपके पास। कोई बात नहीं, सुनो, आगे चलते हैं। ये वो पोर्शन है जनाब जिसकी मैं आपसे ना मेन बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारा कुछ जो आप डेटाबेस कर रहे हैं, पीछे आपने बिग डेटा की बात की, सारी जितनी कहानियां आपने ये की है ना, ये सारी की सारी किस चीज के लिए, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर या नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है जो कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फर्दर इससे इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है जो कि डेटा को कलेक्ट करने, प्रोसेस, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ये सिस्टम कैपेबल होते हैं फीडबैक जनरेट करने में, आपको फीडबैक भी देंगे। अब हम जब बात करते हैं ना यहाँ पे कि इसको यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी है। देखें, आपने डेटाबेस पढ़ा, पीछे बिग डेटा पढ़ा, आईटी से रेलेवेंट चीजें देखी, सबसे बड़ा मेन एक ही चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट, वो है मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। ये जितने भी सिस्टम्स हैं अब
इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम जितनी भी आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, इसने बेसिकली सपोर्ट किस चीज के अंदर प्रोवाइड करनी है, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। जिस बेसिस पे पहले डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती थी, अब वो ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई। क्यों, कैसे? इस वजह से कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर डेटा ऑफ नेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ट्रेडिशनली डेटा को जिस तरह से हम स्टोर करते थे, मैनिपुलेट करते थे, वो बड़ा चेंज हो गया। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होगी। डिसीजन मेकिंग जिस तरह से पहले हम करते थे, अब डिसीजन मेकिंग उस तरह से नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अब डिसीजन लेने से पहले हमेशा सॉफ्टवेयर की सपोर्ट लाजमी। मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा, सबसे पहले उसके ऊपर वो क्या करेगा, सिंपली सॉफ्टवेयर की सपोर्ट हर हाल में लेगा। कि ये सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इतने ज़्यादा वर्थ वाइल हो गए कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह डिसीजन मेकिंग करना, बाकी सारा कुछ करना, इन सॉफ्टवेयर्स में ह्यूमंस के रोल को रिप्लेस कर दिया। तो बड़ा की ट्रेंड, बड़ा की कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में देखें। पीछे बिग डेटा की बात की, डेटा को सिर्फ गैदर कर लेना, कलेक्ट कर लेना, उसको स्टोर कर लेना, ये आर्ट नहीं है। आगे उसको आपने प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके और उसकी बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है, आर्ट ये है कि उस डेटा की बेसिस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन जो जनरेट की, वो कल को डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज की जाएगी। असल बात ये है, सारे का सारा माजरा मामला ये। तो बड़ा की कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर आज की डेट में, बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड भी है और बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट भी है। इनफैक्ट जिन लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट हो, इनके ऊपर काम करना आता हो, वैल्यू एडिशन होती है बड़ी ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन इतने इतने लाखों रुपए की ट्रेनिंग्स कराती है अपने एम्प्लॉयज़ की इसके ऊपर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को, डिसीजन मेकिंग को, हर चीज़ को सक्सेसफुल बनाया जा सके। करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कहता है कितनी टाइप्स की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डील की जाती है। पहली बात, इसके लिए हमें पहली चीज़ तो ये देखनी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं। तीन मेन मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। हमने पीछे भी ये पढ़ के आए थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ना। नंबर वन इज स्ट्रेटेजिक, नंबर टू इज टैक्टिकल, नंबर थ्री इज ऑपरेशन। इसका मतलब ये है, ये तीन मैनेजमेंट के लेवल को तीन टाइप की अलग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। इसका मतलब ये है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि अगर हमें ये चीज़ पता हो कि किस लेवल को किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है, या जिस जहाँ से भी आप कोई सिस्टम परचेज करने लगे, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो कि उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट के लेवल की डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो बड़ा आसानी से आप वो सिस्टम उनके लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और डिसीजन मेकिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो देखते हैं बारी बारी के किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन किस किस लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड होती है। लाइक नंबर वन, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है, किस किस टाइप के लिए। नंबर वन, सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक का काम होता है लॉन्ग टर्म से, टॉप मैनेजमेंट होती है ना, इनका कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म हो। उसके बाद
नेक्स्ट आप बात करें तो दूसरा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगी, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस करने होंगे, इनको इंफॉर्मेशन बड़े स्मॉल अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड हो, इंफॉर्मेशन इनको बड़ी स्मॉल वॉल्यूम में रिक्वायर्ड, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स रिपोर्ट्स और ये इन चीज़ों से इनका कोई मतलब नहीं होता, और इनको जो सिस्टम रिक्वायर्ड है वो भी समराइज फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट करने का कैपेबल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स, इसमें इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आती है, जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल के लोगों ज़्यादातर आउटसाइड होती है, एक्सटर्नल, और ये इंफॉर्मेशन गैदर करना एक्वायर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है हर कंपनी को, सिर्फ ये कंपनी नहीं जो कि जिसके लिए हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं ये, क्योंकि इसमें कंपेटिटर से रेलेवेंट भी इंफॉर्मेशन होती है, बाकी सारा कुछ भी। नंबर टू, टेक्निकल लेवल को इन, क्योंकि ये मीडियम टर्म में इन्वॉल्व होते हैं, मीडियम टर्म प्लानिंग, ताकि बिजनेस एफिशिएंटली रन हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है वो करते हैं यूज, और ये लेस अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड जिसको आप बोलेंगे ये यूज करते हैं, बट इसमें इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम इनको एक तो डिटेल्ड में रिक्वायर्ड होता है और इनकी रिपोर्ट्स भी जरा डिटेल्ड, सोर्सेज इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, बट अगर यहाँ पे भी आपको एक हायरार्की बताऊंगा, वो आप जरा बात गौर से सुनिएगा, फिर ये आपको यहाँ पे ना इंटरनल और एक्सटर्नल ये बात क्लियर करूंगी। फिर कहता है ऑपरेशनल, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी होती है अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होती है, इजी टू obtain होती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होकर इन्हीं लोगों के पास आ रही होती है। उसके बाद इजी, उसके बाद ये है, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल। उसके बाद इसमें सोर्स क्या होगा इंफॉर्मेशन एक्वायर करने का, इंटरनल। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको एक हायरार्की स्टैब्लिश करता हूँ, ये जितने मैनेजमेंट के लेवल्स हैं ना यहाँ पे देखें कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम किस टाइप के लिए यूज होते हैं, किस लेवल, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल लेवल के ऊपर यूज होता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको बोला जाता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डेटा को इंडक्ट किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन को एज ए आउटपुट कन्वर्ट करके देता है। टैक्टिकल में इसमें इस लेवल के ऊपर दो तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं, और वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो टाइप की है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल है, देखें बाकी दोनों में नहीं है, इसमें है, तो यही रीजन है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ही इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ये किया जाता है। अब अगर आप इंटरनल इंफॉर्मेशन को डील कर रहे हैं तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगर आपको एक्सटर्नल को डील करना पड़ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ को, तो MIS की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो कैपेबल होगा सिर्फ इंटरनल को फैसिलिटेट करने में, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे, DSS। अगर टेक्निकल लेवल ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को करना या मोस्टली एक्सटर्नल को डील करना है,
तो उस केस में वो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल आपके पास कौन सा है? स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग जो होते हैं कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, ये यूज करते हैं एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ESS भी बोलते हैं, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। जी। अच्छा, इसके अलावा फर्दर एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कौन सा होगा? वो होगा एक्सपर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट लेवल के, जिस तरह अकाउंट्स, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जिस तरह होते हैं, ये वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप बात करें तो उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम, ES सिस्टम। इसके अलावा उसने आपके यहाँ कोर्स में ना दो और सिस्टम्स भी डाले। एक को बोलता है इंटरप्राइज सिस्टम, या इसको ERP सिस्टम भी बोला जाता है। सलमान ऑपरेशनल, TPS ऑपरेशनल में। अच्छा, एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, या इसको इंटरप्राइज सिस्टम भी बोला जाता है। और दूसरा जो है आपके पास वो कौन सा है? वो है जनाब ऑफिस ऑटोमेटेशन सिस्टम। और एक और जो कि हर लेवल पे यूज होगा वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये वो सिस्टम्स हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ही आपके पास के बेसिकली डेटा की इंडक्शन किस सिस्टम से होने वाली है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से। तो TPS बेसिकली एक बेसिक बिजनेस सिस्टम है जो कि ऑपरेशनल लेवल यूज करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है डेली ट्रांजैक्शंस। TPS की फर्दर दो टाइप्स हैं। TPS इटसेल्फ कुछ नहीं, ये बात याद रखिए। ये हमने सिर्फ कैटेगरी इस्टेब्लिश की हुई है, अदरवाइज इसके अंदर फर्दर जो इसकी टाइप्स हैं, असल में मेन रोल उन टाइप्स का है। और ये डील भी किसके हिसाब से किया जाता है? टाइप्स के हिसाब से ही किया जाता है। और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? दो होती हैं जी, बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम या ऑनलाइन प्रोसेसिंग। रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अच्छा, अब बैच प्रोसेसिंग क्या है? कहता है ये एक ऐसा सिस्टम है बेसिकली जिसके अंदर हम ग्रुप की फॉर्म में सिमिलर ट्रांजैक्शन को ओवर अ टाइम पीरियड डील करते हैं, बैच की फॉर्म में सिंगल टाइम। इसका मतलब है कि ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी ये सेम होगी, एक बैच बनेगा। तो वो क्या बनाएगा आपके पास? TPS। इसके ये जो है सेम सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ये बात याद रखिएगा कि और एक ही सिंगल बैच की फॉर्म में हम इसको डील करें। एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम ही इसको डील करेगा सारी सारी। अलग अलग लोकेशन पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी इसके। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है? रिलेटिवली इजी टू डेवलप, लेस प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है इसकी।
उसके बाद किसी टाइम पे भी चेक इन प्लेस आप कर सकते हैं, सिस्टम रन है तो आप देख सकते हैं कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ। उसके बाद लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है इसके लिए, दैट्स वाई ये चीप होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिले अकर होता है क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना होता है इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, और यहाँ पे तो जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं होगी तो आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होगी उस टाइम। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम इस चीज़। उसके बाद नेक्स्ट कहता है फिर इसकी वजह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी आउटडेटेड होती है। जब तक बैच ने कंप्लीट होना होता है वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो चुकी होती है उस टाइम मे बी। बहरहाल उसकी उस तरह की फंक्शनिंग रहेगी। फिर असल में इसकी मास्टर फाइल को ऑफलाइन रखा जाता है और जिसकी वजह से ये हर टाइम रेडीली अवेलेबल नहीं है। एक और बड़ा मेन प्रॉब्लम जो कि इस सिस्टम के थ्रू आपको बियर करना पड़ेगा। उसके बाद रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग वो होता है जो कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली डील करे, बैच की फॉर्म में नहीं, एक साथ नहीं, इंडिविजुअल। और इस पे हर टाइम पे मास्टर फाइल क्या होगी, अपडेटेड होगी। एडवांटेजेस क्या है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर बेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक्सपेंस क्योंकि कम्प्लेक्स होता है और इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, दैट्स द इसकी कॉस्ट है। ये जिस तरह आपका बैंकिंग सिस्टम है, एटीएम, सारा कुछ ये सारा रियल टाइम ऑनलाइन, दराज वगैरह सारा रियल ऑनलाइन। रोल क्या है जी टीपीएस का, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना फॉर अदर सिस्टम। जारी बात है सबसे पहली मेन बेस ही टीपीएस है, सारी इंफॉर्मेशन टीपीएस से आगे ट्रांसफर होगी। उसके बाद क्रॉस बाउंड्रीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को फैसिलिटेट करेगा। ऑपरेशनल पर्सनल सुपरवाइजरी लेवल के रोल यूज करते हैं, एफिशिएंसी ओरिएंटेड होता है। इसकी एग्जांपल्स में से पे रोल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेल एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल सिस्टम, ये इसकी टिपिकल एग्जांपल्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीपीएस के, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके ऑपरेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट हो तो आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन टीपीएस सिस्टम यूज करती है। टाइमली डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट जनरेट कर देता है, कंपेटिटिव एडवांटेज जिसकी वजह से ज़्यादा होगी बिजनेसेस। देन डेटा बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम, डीएसएस। फिर कहता है प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। यस, आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल मैनर के अंदर
परफॉर्म की जा रही हैं या नहीं की जा रही। उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपके पास वो कौन सा है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि टैक्टिकल लेवल पे लोग यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन कन्वर्ट की जाती है TPS से सबसे पहले किसमें? MIS। ये भी कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है बेसिकली, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैपेबल है रेगुलर रिपोर्टिंग जनरेट करने के लिए, ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट करने में कैपेबल होने के साथ साथ ऑनलाइन एक्सेस भी देता है डेटा इंफॉर्मेशन। करंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल होंगे। करंट क्योंकि साथ साथ अपडेट भी करेंगे, और हिस्टोरिकल वो जो कि TPS से आपने कन्वर्ट। इसका मतलब MIS प्राइमरी बेसिकली एक टूल है जो कि फैसिलिटेट करता है किसको? प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन। और ये सिस्टम अंडर रिलाय करता है किसके ऊपर? अंडर रिलाइंग होता है TPS। TPS जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, ये MIS उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, ये बात याद। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है MIS के? नंबर 1, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को सपोर्ट करता है। आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस की रिपोर्ट देगा, सेल्स के बाकी सारे जो। फिर इसमें किसी हद तक थोड़ी सी लिटल एनालिटिकल एबिलिटी भी है। इंटरनल फोकस होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर टैक्टिकल पे दो लेवल की इंफॉर्मेशन है कि वो इंटरनल को भी डील करते हैं बाज एक्सटर्नल, बट MIS लिमिटेशन ये सिर्फ इंटरनल को डील कर सकते हैं। रेगुलर रिपोर्टिंग करेगा, ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल होगी, करंट और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दोनों इसके अंदर। एडवांटेजेस, प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है। प्लानिंग में आप क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, तो आपको सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फॉर साउंड डिसीजन। फिर मिनिमाइज कर देते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड कि TPS से बड़ा चीज़ें छांटी हो जाती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और ये इसमें नहीं होती। फिर कहता है MIS इंकरेज करता है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। हर जगह इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। अपर लेवल जो है आपका टेक्निकल और लोअर लेवल यूज करता है। फिर MIS मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को। तो फिर जहाँ पे आपको नेसेसरी चेंजेस या एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, प्लान या प्रोसीजर्स चेंज करने की ज़रूरत होती है, आप वो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो जाती है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो सारे MIS के साथ लिंक होंगे। हर डिपार्टमेंट अपना अपना इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यूज़ करें। कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, मैनेजमेंट को एवेल्युएट करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, स्टोरेज कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ हाई हो जाता है। और मजे की बात, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद कहता है MIS असेंबल करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, एवेल्युएट करता है, डेसिमेट करता है इंफॉर्मेशन। तो हर सिस्टम का तो बेसिक ही पर्पस भी यही है। डिसएडवांटेजेस, हाईली सेंसिटिव होता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है।
बजटिंग इसकी बड़ी डिफिकल्ट है। फिर कहता है क्वालिटी ऑफ आउटपुट के लिए, फिर क्वालिटी ऑफ इनपुट। मैंने अभी आपको पहले कहा, ये बात याद रखें कि MIS की सक्सेस डिपेंड करेगी MIS तो TPS। वो जितना स्ट्रांग होगा ये उतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फिर रन करेगा। फिर कहता है इसकी इफेक्टिवनेस अफेक्ट करती है अगर टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है तो हो जाता है। फिर वो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करते हैं। फिर खुद ब खुद ये अपडेट नहीं करता। ये रोल ऑफ MIS की अगर हम बात करें, इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करना, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को सपोर्ट करता है, इनफ्लेक्सिबल है और किसी हद तक इसमें एनालिटिकल कैपेसिटी होती है। लोअर और मिडिल लेवल के लोग यूज करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट को डील करता है, फ्यूचर का इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और एफिशिएंसी ओरिएंटेड। एग्जांपल सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सारी की सारी एग्जांपल है। पर्सनल HRM सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है? समरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को एक पीरियोडिकल इंटरवल्स के बाद प्रोवाइड करना, ऑपरेशनल कंट्रोल और एफिशिएंसी इनहेंस करना, फोकस करना इंटरनल इंफॉर्मेशन पर, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के अंदर। बहुत है जनाब। जी सर। तंजीला भी थक गई। पूछे जनाब कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन कोई चीज। पूछें। आप साथ साथ इनको ना याद करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम डेटा वाली और नोट्स वाली तो वो तो हल हो गई। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली है। तो बस अब तो आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब याद करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक डेढ़ माह ही रह गया पेपर में मेरे ख्याल से। पूछ लें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, सोच लें किसी को कोई याद आ जाए। सलमान मोस्टली तो हम कवर कर चुके हैं। या इसमें बेसिकली ना कम से कम 12 टाइप्स लिखनी, अगर पेपर में आया ना तो जो फर्स्ट 12 है ना वो हर हाल में लिखनी। मैंने आपको बताया कि मोस्टली लोगों का कंसेंसस 12 के ऊपर है। जितनी मर्जी हो, 6 नंबर का क्यों ना हो, एक एक लाइन लिखें, बट लिखनी आपने 12 ही, पहली जो 12 टाइप्स है वो हर हाल में। मोस्टली कवर है हमारा कोर्स, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी जितनी हिम्मत है बस इंशाल्लाह, कोशिश तो हम भी लगेंगे, आप भी लगेंगे, करें। अगर बाय परसेंटेज मैयर करने पे आए तो मे बी 60% हो गया। नहीं, इस पे इस पोर्शन से नहीं बनता।
कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सिनेरियो या वो नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा इसके हिसाब से। डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सलमान। इंशाल्लाह आज रात को आपको और भी नोट्स सेंड कर दूंगा, पीछे वाले भी जो हमने टॉपिक कवर कर लिए थे, मैंने कहा था उसको भी मैं आपको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, कोई ऐसी चीज़ उसमें से भी मिसिंग नहीं रहेगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आज ना कन्वर्ट कर दूँ। इस्लामाबाद में तो छुट्टियां चल रही थी, अच्छा भला हफ्ता छुट्टियों के नज़र हो गया, बाकी देखें हम। उम्मीद तो लग रही है मुझे मंडे ट्यूसडे से आगे फिर कुछ हल्ला गुल्ला स्टार्ट होगा, फिर से कोई एक आध दिन के लिए बंद ही ना हो जाए मुल्क, बाकी है देखते यस, मई में होंगे। यस, मई में एक्सपेक्टेड है जी। मुझे जो डेट सुनने को मिली थी वो 8 से 12 के दरमियान सुनने को मिली, 8 से 12। पेपर शेपर सारा कुछ हो जाता है, सिर्फ आप लोग अपनी तैयारी साथ साथ रखें, जब भी होने हैं पेपर्स में तो हो के ही रहना है ना। बात यह है कि आपकी तैयारी कितनी तगड़ी है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वो आपको एरियाज बता दिए, और मोस्टली उसमें से जिनमें से सिनेरियो वाला आने वाले के चांसेस हैं, वो टॉपिक हम सारे कर चुके हैं मोस्टली। ये अब जिस तरह ये आईटी वाला या ये है, ये नहीं, इस वाले में तो कोई नहीं है, वन वाले में है। वो जो आपका उसका स्कीम का वन होगा पोर्शन, वो जब कराऊंगा तो मैं बताऊंगा इसमें से कौन सा सिनेरियो आ सकता है। जिस तरह वो पोर्टर के मॉडल पढ़ा, जेनेरिक स्ट्रेटजीज पढ़ी, उससे रेलेवेंट मैंने फिर आपको वो सिनेरियो भी दिखाए थे। तो वो क्या है कि उस पोर्शन में से सिनेरियो के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ये जितने सारे पोर्शन हैं आईटी के या ये हो गए बेसिक, इसके अंदर किसी किस्म का ऐसा सच नहीं है कि जिसमें से आए। हाँ, एक क्वेश्चन आई कैप की हिस्ट्री में आया, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में से ही आया हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा आया इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि वो उन्होंने एक सिनेरियो बना के दिया, वो सिनेरियो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो नहीं था। उन्होंने बेसिकली आपको कहा कि बेसिकली एक कंपनी है, वो लैब नेटवर्क अपना खोल रही है, तो मार्केट में पहले से ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती है जिनकी लैब्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या कौन से स्टेप्स जो आप फॉलो करें। मैंने कर दिए थे पास पेपर, दो ही अवेलेबल थे, मैंने दोनों के दोनों कर दिए थे। अच्छा ठीक है ठीक है, वो वाले सीए वाले वो मैं कर दूंगा। वो अब वो जिस भी पेपर में मैंने आपको बताया कि ये जो आपको नोट्स भेज रहा हूँ ना, इनमें से जो सीए का पोर्शन कवर करता है ना, वो अब आपको जो नोट्स मिलेंगे या ये होगा उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, बेफिक्र रहो। जिस तरह आज मैं आपको वो भेजूंगा कंपेटिटिव फैक्टर्स वाला ना जो हमने किया था, पोर्टर्स वाला, और वो भी रेडी था, फाइनल हो गया भैया ये, तो वो आज भेजूंगा, उसके अंदर वो पास पेपर उसके वो क्वेश्चन के आइडियाज उसमें अवेलेबल है। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर इंजॉय करें। मैं कर दूंगा सलमान, कर दूंगा जहां से मैं। ठीक है जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।